नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम वागधारा में। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम का विषय है कोरोना का हमारी संस्कृति पर प्रभाव, और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री घनश्याम गुलेरिया जी, जो कि एक कवि एवं एक कथाकार हैं। साथ ही उपस्थित हैं श्री रतिराम शर्मा जी, जो कि एक कवि एवं एक साहित्यकार हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। देखिए, जैसे हमारी जो संस्कृति है, आमजन हम लेते हैं कि जैसे हमारा पुराना रहन सहन और तौर तरीके, आचार व्यवहार, जो कि हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है या फिर बुज़ुर्गों से हम सीखते चले आए हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि हम उन जो हमारे सांस्कृतिक के तौर तरीके हैं, हमने उनको भुला दिया है या फिर हमें विस्मृत हो गई हैं ये चीज़ें। बिल्कुल। तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हमारी संस्कृति क्या है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो भारत की संस्कृति है जी, वो मूलतः पृथ्वी से, या कहना चाहिए कि भूमि से जुड़ी हुई संस्कृति है। जी बिल्कुल। और इस संस्कृति का जो मूल आधार है वो अहिंसा है जी, सबका सम्मान करना है जी। इसलिए हमारी संस्कृति में चराचर ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो निर्जीव है चाहे वो जीव हैं, जी। सबका हम लोग सम्मान करते हैं। जी। और विशेष रूप से भारतीय संस्कृति या दर्शन ये कहता है कि किसी को भी आहत नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, सबका प्रेम सबके प्रति होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति का मैं समझता हूँ कि इसका मूल सिद्धांत है। इसी तरह से हमारी संस्कृति में बहुत सारी बातें रखी गई है जी, जिसके आधार पर थोड़ा मैं यहाँ विशेषकर संदर्भ में कहना चाहूँगा कि आज कोरोना काल है, सारा विश्व जो है वो एक विशेष बीमारी से, जिसका नाम कोरोना है, कोविड-19 है जी, उससे ग्रसित है और काफ़ी उसका नुकसान विश्व स्तर पर हो रहा है जी। इसके आते अब सरकारों को ये बोलना पड़ रहा है जनता के लिए, आप जी हाथ धोएं खाने से पहले, सैनिटाइज करें अपने आप, सैनिटाइज करें और खाना भी आप बिल्कुल स्वच्छ होकर खाएं जी। तो मैं समझता हूँ कि सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में तो ये चीज़ें पहले से ही डाली गई है जी। हमारे संस्कृति में हमारे जो रीति रिवाज है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने घर में जूते लेकर अंदर नहीं जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारी मूलतः संस्कृति पहले से का रही है, अंश है। बल्कि हाथ मिलाना ये भी हमारी संस्कृति यानी भी पाश्चात्य जगत से ही आई है। जी जी। तो हमारे यहाँ जो पुरानी संस्कृति है वो बहुत पहले से ही इस टाइप की थी, लेकिन जैसे समय के अंदर बदलाव आता गया, पाश्चात्य जगत की ओर हम गए तो उसमें जो है शेक हैंड वगैरह ये सारी चीज़ें बाहर से ही, हम तो हाथ जोड़ के ही पहले प्रणाम करते हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं बाहर से आई जी बिल्कुल। तो हमारे जो संस्कृति है इसमें या जो हमारे भारतवर्ष में है इसमें तो बहुत बड़ी परिकल्पना की गई है, एक वसुंधरा कुटुंबकम। वसुंधरा में जो भी चराचर जीव है सभी जो है एक कुटुंब है, एक कुटुंबी परिवार। जी जी। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारा जो यूएनओ है वहाँ पर भी नमस्ते के साथ उसका शुभारंभ किया गया। जैसे कि हमारे देश में हमारी संस्कृति है कि हम नमस्ते करके अभिवादन करते हैं और कोई भी व्यक्ति अगर घर में आता है या हम अपने आप घर में जाते हैं तो जूते बाहर उतारते हैं, हाथ और पांव धोकर ही घर में प्रवेश किया जाता था। और पहाड़ों में तो हमने विशेष रूप से देखा कि जब भी किसी गांव में जो मंदिर है और हमारे जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर हमारी जो हर एक घर की जो सियानियाँ हैं वो सुबह सवेरे गौमूत्र और गोबर से वहाँ लिपाई करते थे, साफ सफाई। उसका मतलब ये था कि किसी प्रकार के कोई कीटाणु विषाणु वहाँ पर हो तो गौमूत्र जो है वो उनसे सफाई होती है। तो हमारी संस्कृति पर ये सारी चीज़ें अब देखने को मिल रही है कि अब जो सरकार लाखों रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करके ये बता रही है हमारी संस्कृति में ये पहले से था। तो दुर्भाग्य है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही, जैसा कि कहा कि भूलते जा रहे हैं हम अपनी जो प्राथमिक, बल्कि आजकल के इस भौतिकवाद युग में
इतने तक हुआ जी बहुत सारे बच्चे हमारे बाहर थे। इसमें लॉकडाउन के टाइम में या जहाँ कहीं कोरोना जो है बाहर से आया, चीन देश से ये बीमारी इधर फैली और विदेश से आई, हमारे तो नहीं थी बीमारी। आज तक की जितनी भी बीमारियां हुई तो इसमें देखो स्पेनिश फ्लू स्पेन, इसमें कहाँ स्पेन से आया, हमारे यहाँ नहीं, मूलतः ये यहाँ की बीमारियां नहीं है। हमारे यहाँ चलो जुकाम झुकुम हो गया हमारे, बल्कि मुझे ठीक याद है जब हम छोटे थे बचपन में, तो हमारी जो माता जी है जब हमें इसमें बरसात के दिनों में बुखार आते थे तो सिर्फ काढ़ा बनाते थे। काढ़ा भी वो जंगल में एक बूटी होती है बिनक्शा, और उसका वो बना करके बिनक्शा वगैरह एक और बूटी होती है, एक उसको हमारे उधर गांव में कचूर भी होता है, काचूर होता है, कचूर, अदरक वगैरह, इसका काढ़ा बनाना, बुखार खत्म। लेकिन आज हजारों रुपए की दवाइयां लेकर इलाज करते हैं। तो इस टाइप से हमने अपनी जो इसको इम्यूनिटी को है, इसको इस अंग्रेजी दवाइयों से भी हमने खराब किया है काफ़ी ज़्यादा। जी हाँ, जी इसके क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है। हमारे जो आयुर्वेद में है उसमें जैसे काढ़ा है, दूसरी चीज़ें फकियाँ खाते थे, कोई भी पेट में कोई भी दर्द हो तो काचूर खा लिया, सिर दर्द हो गई काचूर खा लिया। काचूर तो एक ऐसी औषधि है गाँव में, बड़े बुजुर्ग हमारे माता जी तो काचूर ही खाते थे, पेट में दर्द काचूर, सिर में दर्द काचूर, ये ऐसी ऐसी चीज़ें अब लोग भूल गए, विशेषकर जब ये उस टाइप से ही उनकी इम्यूनिटी भी वैसे ही बनी थी ना जी। तो जैसे हम अंग्रेजी दवाई, तो अब अंग्रेजी दवाई की सिवा में ठीक ही नहीं होती जब तक वो खाए। अब ऐसा माना जा रहा है कि मेरा अपना भी मत है कि ये जो वायरस का जो ये रोग आया है, ये पशुओं की हत्या करने से या पशुओं को खाने से, पशुओं का मांस खाने से ये शायद आया हो। जी, ये आपका मानना है? हाँ, ये मेरा मानना है, मैं ऐसे समझता हूँ। और ऐसा बोला भी जा रहा है कई जगह, बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं, जैसा कि जहाँ से चीन वुहान से इसकी उत्पत्ति हुई वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं का संहार किया। हालांकि इसके ऐसे कोई प्रमाण तो अभी सामने नहीं आए हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है। तो हम समझते हैं कि जैसा गुलेरिया जी ने भी कहा कि वसुंधैव कुटुंबम, अगर हम सबसे प्रेम करें, इस तरह से पशुओं को ना मारे, तो ये कितनी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की बीमारियां भी फिर नहीं आ जाती। बिल्कुल प्रकृति के साथ हमें जीना पड़ेगा। और जैसे प्रकृति से छेड़छाड़ हम अधिक करेंगे तो ये दंड तो देगी, तो हमारे को दंडित तो होना ही पड़ेगा। तो आज के टाइम में ये बड़ा जरूरी है कि हम प्रकृति के साथ मेल मिला करके छेड़छाड़ ना करें, इसके साथ जी प्रेम से जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारी सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जी, वो किस तरह से इस महामारी के कारण प्रभावित हुई हैं? ये बात आपकी सही है और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हमारी जो संस्कृति है इससे कैसे प्रभावित हुई। हमारे यहाँ भारतवर्ष में त्योहारों उत्सवों का देश है जी। यहाँ हमारे हर सीजन में कोई ना कोई त्योहार होता है जी, कोई ना कोई मेला होता है जी। तो इस तरीके से जब ये कोरोना वायरस इतना बाहर से आया यहाँ पर, तो उसके बाद सरकार को लॉकडाउन वगैरह करना पड़ा और जरूरी भी था इसकी चेन को तोड़ने के लिए। तो इसमें बहुत प्रभावित रहे कि हमारे मेले नहीं हुए, देवते जो हम ये देवभूमि है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हमारे यहाँ जितने भी मंदिर हैं उनमें किवाड़ लग गए, बंद हो गए, पूजा पाठ बंद हो गया। तो मेलों में हमारे देवता बाहर आते हैं तो लोग मिलते जुलते हैं और अपनी संस्कृति का आदान प्रदान होता है, तो एक दूसरे से मेल जोल होता है, ये इससे प्रभावित अवश्य हुए। हाँ, फिर भी हमारे आज के युग में जैसे अभी लॉकडाउन सरकार द्वारा किया गया, तो इसमें भी लोग आपस में जुड़े रहे, चाहे वो इंटरनेट की या किसी भी माध्यम से या टीवी से या किसी भी तरीके से रचनात्मक कार्यक्रमों में आदमी लगे रहे। कोई कविता लिखे, कोई अपने गायन से ही लोगों को करते। सोशल मीडिया में भरे पड़े पेज है, बहुत पेज पड़े हैं, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है। इस तरीके से भी हम आपस में जुड़े रहे, जैसे इंटरनेट वगैरह जो नई चीजें आई जी, उसमें फिर लोगों ने विकल्प ढूंढ लिए कि अगर वो अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन है वो उस माध्यम से कर रहा है। फिर भी ये आवश्यक था सबके लिए कि हम कोरोना काल में अब संक्रमण से बचने के लिए ये मेले हैं और जो हमारी संस्कृति थी जिस हिसाब से हम देवताओं के मंदिर वगैरह और अपने जो मेले हैं विशु वगैरह इत्यादि जो होते थे आजकल, वो सब
लोगों को भी और सरकार को भी बाध्य होना पड़ा उनको बंद करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ बुरा भी नहीं है। हमारी संस्कृति तो इतनी विराट है कि इसमें हमने खुले मन से लोगों ने इसका पालन किया। कोई इसमें मैं नहीं समझता किसी को भी आपत्ति है। मंदिर में ही देख लो, चाहे वो पुजारी है या कोई और है धार्मिक व्यक्ति, उनको भी आपत्ति नहीं। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये भगवान का आदेश है। इवन लोगों ने ये कहा कि धार्मिक संस्थानों की तरफ से कई जगह ऐसे देखने को आया कि हो सकता है मानवता से या हम लोगों से कोई इतना बड़ा पाप हुआ है कि भगवान ने अपने मंदिर बंद कर दिए। क्योंकि ये एक ऐसा संदर्भ है, ये कोरोना वायरस से किसी की जिंदगी में नई चीज है, ये नहीं आती। मेरी माता जी कहते थे उनका जन्म 1921 का है, तो 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ। तो वो हमारे यहाँ इसको कहा जाता था ठंडी, हमारी सुकेत की भाषा है, करसोग से, तो ठंडी कहते भी ठंडी आई। तो बल्कि एक लोकोक्ति अभी भी बनी है, हम आदमी जब गाली उलियां देते हैं आपस में तो बोलते तेरे को आई ठंडी। तो उस वक्त जो है मदर कहते थे कि भी आवाज के एक आवाज जहां तक आदमी की आवाज जाती थी वहां उस स्थान तक एक आदमी बचा था। यानी जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु भारत में हुई थी उस महामारी से। तो ये देखो 1918 की बात है, ये तो नया अनुभव है जी। अब जैसे जब तक इसकी वैक्सीन या कोई दवा इसकी उपलब्ध नहीं होती तब तक हमारे को इसके साथ जीना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए ये एक बहुत नई महामारी, नई बात है, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है जी। फिर भी हमारी सरकार ने बहुत किया, एक नया अनुभव, नए ढंग से सारे हॉस्पिटल्स वगैरह तैयार की। इतनी हमारे पीपीपी किट वगैरह यहाँ बनती नहीं थी, मास्क वगैरह यहाँ बनते नहीं थे, वो सारे तुरंत जल्दी से 2-3 महीने के अंदर ही अब तो हम अच्छी पैदावार कर रहे हैं, उसकी उत्पादन हो रहा है जी। तो लोगों को भी काफी जागरूकता भी आई है जी जी। तो आज हमें ये है कि प्रचार करने की आवश्यकता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कई चीजें ऐसी है जिनको मतलब इस संदर्भ में हमें नए तरीके से रस्मों रिवाज को जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे सुई का है, सुई करती है औरतें, जो हमारी माता और बहनाएं सुई करती है और फिर गले मिलती है। तो ये थोड़ा सा हमारे को समझाना होगा कि भी हम इस तरीके से थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस का विशेष रूप से इस टाइम उस पर नहीं किया जाए इस तरह का जी। जब तक इसका कोई ना निकले, उपचार ना आ जाए। देखिए हमारी संस्कृति में सर एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि पुरातन काल से ये छोटों को सीख दी गई है कि अपने बुजुर्गों की, अपने से बड़ों की आप उनकी देखभाल भी करेंगे, उनका सम्मान भी करेंगे। बिल्कुल। तो सर मैं आपसे कुछ कविता की पंक्तियां सुनना चाहूँगी क्योंकि कल फादर्स डे भी था तो इस उपलक्ष्य में मैं ज़रूर आपसे कुछ सुनना चाहूँगी। जरूर। अब ऐसा है कि हमारी संस्कृति में तो ऐसा है कि माता पिता हमारे पहले गुरु हैं और बोलते हैं कि उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है और उनका सबसे बड़ा आदमी के जीवन में ऋण होता है। तो उनकी सेवा जितने भी की जाए कहते कम है। तो चलो कल जैसा आपने बताया पितृत्व दिवस भी था, मैंने थोड़ी सी पिता के लिए 1-2 लाइनें लिखी हैं, बिल्कुल छोटी सी पंक्तियां हैं। हे पिता तेरी कुर्बानियां नहीं हो सकती है शब्दों में बयान, हे पिता तेरी कुर्बानियां नहीं हो सकती है शब्दों में बयान, मेरी सफलता के हर कदम पर अंकित है तेरी कुर्बानियों के अमिट निशान। मेरी सफलता के हर कदम पर अंकित है तेरी कुर्बानियों के अमिट निशान, तुम्हारी पितृत्व के संरक्षण की जरा सी छाँव में, तुम्हारी पितृत्व के संरक्षण की जरा सी छाँव में ही समा सकता है मेरे अस्तित्व का संपूर्ण आसमान। हे पिता तेरी कुर्बानियां नहीं हो सकती है शब्दों में बयान, हे पिता तेरी कुर्बानियां नहीं हो सकती है शब्दों में बयान, तुम कितने महान तुम्हें शत शत प्रणाम, तेरी कुर्बानियां नहीं हो सकती है शब्दों में बयान। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। थोड़ा सा सही बात है कि पिता एक संरक्षक होता है, एक त्याग की प्रतिमूर्ति होती है जी। जो अपने पूरा जीवन काल जो है ना और अपनी औलाद के लिए निछावर करते हुए जी करता है। तो और बहुत अच्छी रचना है। थोड़ा सा ऐसा भी है जैसे आज के संदर्भ में हम देखते हैं माता भी
बहुत मैं कहता हूँ कि शायद पिता से भी ज़्यादा उनका योगदान होता है। तो मगर किसी भी ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है जी, माँ को, यानी कि कभी तो ईश्वर से भी ऊपर रखा जाता जी, है। बिल्कुल सही बात। वो इसलिए कि मतलब इतना निरीह निर्बोध बालक है, कोई किसी का भी शावक ले लो तो उसको भगवान ने माँ ही बना रखी है कि जो उसका पालन पोषण करें और उसको हर चीज़ सिखा के दें, चाहे वो शेर का ये बिल्कुल प्रकृति का कुछ नियम इस टाइप का है कि मातृत्व ही ज्यादा मगर मानवता के संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है कि पिता का कहीं ना कहीं फिर भी वो स्थान ऊंचा है, और क्योंकि उसकी कुर्बानियां नजर नहीं आती, विशेषकर बच्चों को नहीं आती है। जब वो बच्चे खुद बाप बन जाते हैं शायद उनको तब महसूस आता है कि पिता ने कितनी बड़ी नेचुरली सही बात है। आपको मैं कहता हूँ कि मैं जब यहाँ आता था तो मेरे मदर घर में होते थे, तो मैं कभी घर जाता था, गांव जाता तो वो पूछते थे कि भाई आज तो तेरा फिक्र लगता है। यार फिक्र कैसे लगता है, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, जवान हूँ, यंग हूँ, उस वक्त पता नहीं था। फिर मेरे माताजी कहते थे कि जब तेरे खुद बच्चे होंगे तो तब तुझे पता लगता है। ये सही बात है शर्मा जी, आपने बहुत जबरदस्त बात की और सच्ची बात है, ये सच्चाई है। वो वाकई लगता है ऐसा जब मेरे अपने हुए ये कैसा है तो ये अनुभव से ही सारी चीजें आती है। जी जी। तो सर प्रकृति पर हम आपसे भी कुछ मैंने एक इस पे बनाई है कोरोना पर जी, छोटी सी रचना है जी जी, तो प्लीज मुलाजा फरमाएं। इरशाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये उस वक्त जब लॉकडाउन था उस वक्त की रचना है, तो मेरे मन में आया कि मैं कुछ लिखूं, तो मैंने लिखा, खुद कर खुद को बंद, अपने अपनों को पिंजरे में, हे आजाद पंछी। अब जग में तुम्हें कौन मिलाए, जग से तू दूर दूर रहे, जिससे खुद बिछड़ तू आजाद पंछी। यह कैसी व्याधि आई, कहां किस देश से आई, सुना यो चीन देश से आई, विश्व भर में ऐसी छाई, लील लिए लाखों इसने, ऐसी व्याधि यो कहां से आई। नाम है कोरोना, नष्ट करे यो मानव जाति को, मानवता पर यो कैसी आफत आई। लगा अपने को बाढ़ बंधन, लगा अपने को बाढ़ बंधन, मिलना जुलना कर अभी खत्म, यही इलाज उपचार इसका, यही इलाज उपचार इसका, कर बंद सभी को तू पिंजरे में, हे आजाद पंछी। बंद कर पिंजरे के द्वार कपाट सभी, खुद को महफूज कर तू अभी। बहुत रहा तू खूब महफिलों में आलमस्त, आज खुद बंद हो पिंजरे में तू आजाद पंछी। व्याधि में जो जले ना कोई ईंधन, जी, व्याधि में जो जले ना कोई ईंधन, मुक्ति कर्म ना मर्म है ऐसा बंधन। उड़ा उन्मत्त जो गगन में, सबसे आगे मिले किसी से, वह अपनों से बिछड़ा आजाद पंछी। कर खुद को बंद, अपने को अपनों को पिंजरे में, है आजाद पंछी। सुखद पल आएगा कर इंतजार, सुखद पल आएगा कर इंतजार, चुन चुन छल पल छिन, बदला लेगा तू इसका, रह मूल जग से दूर दूर अभी। कर खुद को बंद, अपनों को पिंजरे में, आजाद पंछी। बहुत ही सुंदर रचना है आपकी, धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इस काल में लोगों ने हमारी जो संस्कृति है, भारत के लोगों ने भारतीय संस्कृति को समझा है, आपको क्या लगता है? देखिए इसमें ऐसा महसूस किया, हमारे भारतवर्ष में विभिन्न प्रदेश हैं, विभिन्न जनपद है, तहसीलें हैं, इसी तरीके से इलाके हैं, 5 किलोमीटर में हमारी भाषाएं बदल जाती है। ये तो सही है कि संस्कृति पर हमारे लोगों ने जितना सहयोग किया, कुछ अपवाद भी हुए, कईयों को वो भी मिला, इसमें लगा, पर फिर भी लोगों ने बहुत साथ दिया जी। लॉकडाउन के टाइम में बहुत ये इस वक्त एक ऐसा समय है जो अद्भुत है। मेरे ख्याल में पिछले 100-150 सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी महामारी आई। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का अपना एक महत्व होता है। जैसे शहरों में देखो लॉकडाउन लग के नौकरियां छूट गई, बहुत सारा नुकसान हुआ,
और हमारे यहाँ विशेषकर हिमाचल में देखने को तो ये आया कि जो यहाँ से बाहर गए थे नौजवान, वो उनकी नौकरियां वहाँ छूट गई, उन्होंने गांव में आकर अपने खेत हरे भरे कर दिए। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी संस्कृति को यहाँ के लोगों ने बखूबी अब समझा है और समझने की कोशिश कर रहे हैं और उससे बच रहे हैं। इस कोरोना संकट काल में वो उनका बहुत बचाव हो रहा है। तो आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। एक नए विषय के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।